नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। लगभग 20 दिन के अज्ञातवास के बाद राहुल गांधी देश की आप कह सकते हो कि इस धरती पर वापस लौट आए हैं। और अब राहुल गांधी का कल 17 जुलाई को उत्तराखंड में एक प्रोग्राम है जिसको थीम दिया गया है छात्रों की गूंज। तो राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे कल के दिन। अब इस देश में इस वक्त एक तरफ सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा है छात्रों से जुड़ा हुआ, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ, आप बेरोजगारी से जुड़ा हुआ कह सकते हो, पेपर लीक से जुड़ा हुआ कह सकते हो, आप किसी भी तरीके से इसको कह सकते हो। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के पास भी मुद्दा ठीक वैसा ही है जो सोनम वांगचुक के पास है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आप सोच सकते हैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के एक सांसद जरूर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी अभी तक इस तरीके का कोई स्टेटमेंट सोनम वांगचुक को लेकर नहीं आया। अब यहां पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या छात्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैंडेटा के लिए है? क्या यह लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक भविष्य के लिए है? फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर कॉकरोच तो नहीं कहूंगा, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि अब तो चीजें खुलकर सामने आने लगी है। अब ऐसी स्थिति में शायद जो है वो स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज्ड होंगे कि वो किसके साथ जाएं, किस पर भरोसा करें। यह एक बड़ा सवाल है। और जब भरोसे की कमी होती है तो फिर उस राजनीतिक दल से लोग जुड़ने से कतराते हैं। तो अन्ना हजारे के आंदोलन में लोग जुड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक हत्या की, अब उसके बाद से आप देखिए कि स्थिति यह है कि सोनम वांगचुक के ऊपर भी विद्यार्थी भरोसा नहीं कर रहे। तो राहुल गांधी और जब विद्यार्थियों की बात करते हैं तो आखिर इस देश में समस्या क्या पेपर लीक ही है? यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो राजनीति से हटकर, क्योंकि मैं भी इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ऐसी स्थिति में समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है? तो पेपर लीक, शिक्षा मंत्री ने तो सीधा पेपर लीक किया नहीं, ना जो है वो किसी सरकार ने किया। तो पेपर लीक करता कौन है? उससे जुड़े हुए लोग। और वो कहां तक होते हैं? वो उस सेंटर तक होते हैं, एग्जाम सेंटर तक, जहां पर पेपर होता है, वहां से लेकर जहां ये पेपर छपते हैं, जो पेपर बनाते हैं। अब इसके बीच में क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक की समस्या हट जाएगी, छात्रों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? तो यह बिल्कुल जो है वो सरासर छात्रों को धोखा देना है। क्योंकि इस समस्या का समाधान है संसद में एक ऐसा बिल आए कि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हो उनको सीधा फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इस तरीके की सख्त सजा का प्रावधान हो। और इसके लिए जो है वो सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए। इसमें कतई जो है वो कोई बुराई नहीं है, फिर चाहे किसी भी तरीके का आंदोलन खड़ा करना पड़े, लेकिन यहां पर मकसद छात्रों का नहीं है, कर पॉलिटिकल है, इसलिए इसका असर जो है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, जो लोग इसको समस्या मान रहे हैं, उससे भी बड़ी समस्या क्या है? उससे भी बड़ी समस्या है आरक्षण। भीमराव अंबेडकर जो एक बीमारी देकर गए हैं इस देश को, उस समस्या का नाम है। और जब तक आरक्षण है, और मैं हमेशा जो है वो बात करता हूं कि भले ही जो है वो उन जातियों का, उन जो है वो सोसाइटी का उत्थान के लिए काम होना चाहिए जो बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो एक सिस्टम को ही खत्म कर दें। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि मेडिकल और शिक्षा, इन दोनों में आरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के लिए स्थान होना चाहिए। जब हम शिक्षा के क्षेत्र से, तो एक टीचिंग स्टाफ होता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। तो आप टीचिंग स्टाफ में आरक्षण आपको क्यों चाहिए? आप नॉन टीचिंग स्टाफ पे दें, सरकारी बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं स्कूलों में, आप वहां पर आरक्षण दे सकते हैं। ठीक ऐसे ही मेडिकल,
जब डॉक्टर बनता है तो उसका चयन मेरिट के आधार पर होना चाहिए, ना कि आरक्षण पे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो आप सोचकर देखिए कि एक जो जनरल कोटे का स्टूडेंट है, जो 80 से 85% अंक लेकर आता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाता, और एक 40% वाला स्टूडेंट जो SC ST कोटे का है, वो डॉक्टर उसको बना दिया जाता है। अब आप बताइए इन दोनों में बेहतरीन डॉक्टर कौन है? और ठीक यही स्थिति टीचर्स की है। मेरे संज्ञान में जो मामला है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 2007 और 2009 राजस्थान में ही एक 3rd ग्रेड टीचर्स की जो है वो भर्ती हुई थी, जिसमें महिलाओं की जो मेरिट थी इसी कोटे में वो -7% थी। पास होने के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन आपके पास 33% मार्क्स भी नहीं है और आप सरकारी टीचर हो। अब आप सोच सकते हैं इस देश का भविष्य क्या है। अब हम आते हैं आत्महत्या कि छात्र जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है किस वजह से हो रहा होगा आत्महत्या? इसका एक ही कारण है, और वो कारण है जिस तरीके से एजुकेशन माफिया तंत्र जो है वो मजबूत हो रहा है, पनप रहा है। इस देश में विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है। सोचकर देखिए कि एक बच्चा कैपेबल ही नहीं है नीट के एग्जाम के लिए, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसको लेकर, क्योंकि उसने देखा कि साथ वाले बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको लेकर एक अच्छे कोचिंग में जाते हैं और वहां पर उनको सपने दिखाए जाते हैं, बच्चे की काउंसलिंग नहीं की जाती है और यह कह दिया जाता है कि आपका बच्चा तो डॉक्टर बन गया, समझो आप सही जगह पर बैठे हो, आप 1.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए और बाकी जो बच्चे हुए हैं उनका चेक जमा करा दीजिए। यह सिस्टम चल रहा है। तो क्यों कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि बेटा आपसे नीट का जो है वो नहीं हो पाएगा, आप दूसरी तैयारी कर लीजिए, आपका शायद वहां पर जो है वो हो सकता है। दूसरा, आरक्षण, क्योंकि प्रलोभन तो आरक्षण का ही है ना, सपने तो आरक्षण के हिसाब से दिखाए जाते हैं। तो आरक्षण में आप देखिए कि आरक्षण से एंट्रेंस में अगर किसी बच्चे का नीट में मान लीजिए सिलेक्शन हो भी गया, तो उसके बाद 4 साल पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको सेमेस्टर तो पास करना पड़ेगा। आप वहां तो जो है वो आपका कोटा मिल गया, लेकिन अब 4 साल जो प्रेशर है वो बच्चा कैसे झेलेगा? और उस प्रेशर से पहले उस बच्चे के पेरेंट्स ने क्योंकि अपने जमीनें तक जो है वो ज्वेलरी तक नीलाम कर दी, तो उसका क्या होगा? तो बच्चा अपने आप स्ट्रेस में आएगा जब 1 या 2 सेमेस्टर बाद पता चलेगा कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब मैं छोड़ू कैसे, क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए घर वालों के खर्च करवा दिए। उनके सपनों का क्या होगा? और बच्चा जो है वो घर वालों से दूर होता चला जाता है और एक नौबत आती है जिसमें उसको आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। तो इस समस्या का समाधान कैसे है? आप खुद जो है वो जरा सोचकर देखिए। और फिर हम आते हैं राजनीतिक दलों पर, क्योंकि ना मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, ना मैं कॉकरोचों की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है नीट को लेकर या इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोटा, राजस्थान, पहले ही जो है वो छात्रों से रूबरू हो चुके हैं। अब वो जा रहे हैं उत्तराखंड। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब राहुल गांधी की ही पार्टी सत्ता में थी तो इसने एजुकेशन सिस्टम में सुधार क्यों नहीं किया? आप देखिए इस एजुकेशन सिस्टम का जो बट्टा बिठाने वाले थे, पहला मैं हर वीडियो में बात करता हूं, जिस तरीके से मौलाना आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया और उसके बाद में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, बच्चों को गलत पढ़ाया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1969 में लेफ्ट के हवाले कर दिया इस पूरे सिस्टम को। तो आज आप देखिए उसकी हालात क्या है। और फिर रही सही कसर RT, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था 2009 का, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मिशनरीज और मदरसों को जो है वो फ्री कर दिया गया और जिस तरीके से हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो शिक्षण संस्थान थे उनके ऊपर 25% का कोटा लगा दिया। तो आज आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। तो इस खेल के ऊपर कांग्रेस पार्टी कब बोलेगी? और फिर हम आते हैं राहुल गांधी के ऊपर। तो राहुल गांधी की जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है वो छात्रों की गूंज नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अब दबी हुई आवाज में राहुल गांधी के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं, राज्य दर राज्य। आप देखिए केरल, राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना पाए, नहीं बना पाए। VD सतीशन ने पोस्टर लगाए, राहुल गांधी का विरोध हुआ, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं
तो आप सोच सकते हैं ये स्थिति क्यों हुई राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी संभालने के बाद में कांग्रेस पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। और आज की स्थिति में कर्नाटक देखा, राजस्थान देखा, बहुत बार हमने बात की। नया उदाहरण पंजाब। राहुल गांधी को जब पंजाब में जरूरत है कि किसी भी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक ही राज्य में जीत हासिल कर सकती है और वो पंजाब है, तो राहुल गांधी की जो कारगुजारी थी 2022 से पहले, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उम्र में बड़े थे, राहुल गांधी की सुनते नहीं थी, और राहुल गांधी की राजनीति का, और राहुल गांधी को जो जानते हैं उनको सबको पता है कि जो जिनको राहुल गांधी को जी लगाना पड़े, राहुल गांधी उन सबको कांग्रेस से बाहर फेंकते चले गए। तो नवजोत सिंह सिद्धू को आगे किया, क्योंकि वो सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंगा नहीं ले पाए। नवजोत सिंह सिद्धू आ गए झांसे में, उनको लगा कि गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया। वही चरणजीत सिंह चन्नी जो अपनी दोनों सीटें मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में हार जाए, आज उसी बंदे ने राहुल गांधी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोला हुआ है। अब मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ, तो राजा बड़िंग को प्रदेशाध्यक्ष किसने बनाया, किसकी पसंद है? राहुल गांधी की। जट सिख है। आप जातिगत समीकरण में उस तरफ आप मत जाइए, आप सोचकर देखिए, राजा बड़िंग को किसने बनाया? राहुल गांधी ने। राजा बड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर पाई, बावजूद इसके चरणजीत सिंह चन्नी मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की उस नस के बारे में चरणजीत सिंह चन्नी हो चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, सबको पता है। तो राहुल गांधी ये सब कुछ चलते हुए विदेश में कहां थे किसी को नहीं पता, और अब जब आए हैं तो आए उस दिन जो है वो एक माहौल बनाया गया कि पंजाब की जो क्लह है उसको राहुल गांधी सुलझा लेंगे। सुलझा भी लेंगे, मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई। जनता में इसका क्या मैसेज गया है वो आप अगर पंजाब में इसका थोड़ा सा जो है ग्राउंड लेवल पे काम करके देखोगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। और जब छात्रों की गूंज की बात करते हैं तो राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, और इसी का परिणाम ये होगा। कल क्या होगा वो तो आपने पता ही है, क्योंकि उन्होंने भाषण ही उसी के ऊपर देना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद जेएनजी सड़कों पर आ जाए तो कुछ बड़ा हो सकता है उनके लिए, जो उनको राजनीतिक लाभ पहुंचा सके। लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे यह है कि इस 20 दिन में जब मानसून सत्र से पहले इस गठबंधन को इकट्ठा करने की, एक रखने के लिए राहुल गांधी की जरूरत थी, तब राहुल गांधी ने क्या किया? आप याद करिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी राहुल गांधी ऐसे ही गायब हुए थे अचानक से। आप याद करिए बिहार का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी बिहार में नामांकन से पहले बिहार नहीं जाकर कहां गए? हरियाणा गए, चंडीगढ़ गए, शिमला गए, रायबरेली गए, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ बैठकर उस मसले को हल नहीं किया जिसको किया जा सकता था, और शायद सीटें और ज्यादा होती, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। तो मानसून सत्र में एक तरफ एनडीए जो है वो डिलिमिटेशन पे पूरी तैयारी कर चुकी है, 360 सांसदों की तैयारी तक कर चुकी है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी। और आप देख लीजिएगा, एक बात जरूर नोट कर लीजिएगा कि उस दिन राहुल गांधी डिलिमिटेशन परिसीमन के ऊपर बोलेंगे तो 2 लाइन बोलेंगे, क्योंकि होमवर्क की उनकी आदत नहीं है, रटी रटाई चीजें। और उस दिन भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का प्रकरण को वो आधा घंटा उठाएंगे या 40 मिनट उसके ऊपर बोलेंगे, और बहसबाजी होगी। इसके अलावा जो है वो इस देश को कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है, आप इससे जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।